करता हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, हम आज काम कर रहे हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने कंसिडरेशन की, अजम्पशन की कि मेरे पास हाइड्रोजन का एटम मौजूद है जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी Ze चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ ऑर्बिटिंग कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगी। दोनों फोर्सेस इक्वल भी होंगी और अपोजिट भी होंगी। दूसरी बात कि इस इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी अगर कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कौन कौन सी हो सकती है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी बात कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट में अलग अलग होती है, यानी पोल्यूशन की वजह से भी एनर्जी होती है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पता ये चला कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है उसके पास तो एनर्जी दो तरह की होती है। हमें टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो टोटल एनर्जी उन दोनों के सम के बराबर होगी। इसी बात को मैं यहाँ आपको लिख के दे रहा हूँ। सिंस एन इलेक्ट्रॉन possess two types of energies, that is kinetic energy and potential energy. Total energy possessed by an electron will be equal to the sum of kinetic energy and potential energy. हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। ये बात आप सब अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मेरी कंसिडरेशन क्या है। अब इसी बात को जो मैंने वर्डिंग में लिखी इसी को यहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूले में लिखता हूँ कि एनर्जी टोटल बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। मैं कहता हूँ ये वो जो मेरे पास इक्वेशन आई है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ये है मेरे लिए सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको याद ये करना है कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वैसी है जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला है, वो होती है हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी अब आपको याद करनी है कि ये इसका फार्मूला है जो होता है -Ze²/r। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इन दोनों वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग values of kinetic energy and potential energy in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन नंबर 1 implies that इक्वेशन 1 implies that क्या ये इम्प्लाई करेगी कि एनर्जी बराबर होनी चाहिए हाफ mv² के, इसमें प्लस होगी -Ze²/r। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई इसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ कि ये हो जाएगी हाफ ऑफ mv² प्लस माइनस माइनस होगा Ze²/r। इसे मैं कहता हूँ ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया
तो मुझसे क्वेश्चन अभी कीजिए। क्लियर है तो बता दीजिए। जी बेटा। सर ये सम नहीं होगा, SUM होगा ना, जो ऐड कर रहे हैं हम। मैंने क्या लिख दिया है? SUM ही कर दिया है या SQM कर दिया इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। है? ये इंटरव्यू भी गलत है, ये SQM आएगा, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। ये होगा SQM। ओके। अच्छा जी बेटे, मैथमेटिक्स में कोई और इशू है तो बताइए। मरियम, मैंने आपको म्यूट तो नहीं किया। आस्क व्हाट एवर यू वांट। सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में माइनस क्यों आया है? देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि अट्रैक्शन को शो कर रही होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स वाई वो साइन नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर? ओके जी सर, ठीक है। बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ कल वाले काम का। जैसे रेडियस में हमने काम किया था, क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, इसलिए इट विल एक्सपीरियंसेस बोथ ऑफ द फोर्सेस, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। वही रेफरेंस में यहाँ देता हूँ। सिंस एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a circular orbit, that's why it will must experience centripetal and centrifugal forces which are equal, जो के बराबर भी होंगी। अब इस बात को बच्चों मैंने रेडियस के फार्मूले में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और यहाँ मैं इसको जस्ट रेफरेंस दे के मैं यूज करूंगा। देखो किस तरह से मैं यूज करता हूँ। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बताइएगा क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जानता है कोई? नहीं जानते तो बेटे ये याद कर लो अभी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका फार्मूला होता है Z(E²/R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि कूलम्बिक लॉ के जरिए से कैलकुलेट की जाती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से ले रहा हूँ, mv²/R। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? सर Z की जगह K नहीं आना चाहिए? नहीं बेटे, के हम लेते हैं कूलम्बिक लॉ, जब हम अप्लाई करते हैं वहाँ के कांस्टेंट होता है। यहाँ हमने हाइड्रोजन का एटम लिया तो यहाँ इसका कांस्टेंट Z लिया जाएगा। क्लियर हो गया ये? यस सर। अच्छा बच्चों, जरा तवज्जो दो। अब जरा, क्या मैं यहाँ इस स्टेप में इस R को इस स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर। Yes, अगर sir. कर सकता हूँ तो देखो रिजल्ट क्या Yes, बचेगा। रिजल्ट क्या बचेगा? Z(E²/R), ये इक्वल टू किसके आएगा? mv²। ये Z है बेटे, टू मत समझिएगा। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया विच टेल्स यू अबाउट द वैल्यू ऑफ mv²। अब इस mv² की वैल्यू को मैं पुटअप कर लूँगा प्रीवियस इक्वेशन नंबर 2 में। Substitute value of mv² in equation number 2
अगर ऐसा हो जाए तो बताइए क्या होना चाहिए। अब देखें, इक्वेशन नंबर 2, equation 2 implies that energy will be equal to half of mv square minus Z ze square अपॉन में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। R बच्चों ये जगह मैंने खाली छोड़ी है, ये है एम वी स्क्वायर की, इसकी वैल्यू मैंने जो डिटरमिन कर ली दैट इज जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, आर आएगा। R. क्लियर हो गया। Yes, sir. yes sir अच्छा बच्चों, तवज्जो की बात अब ये है कि गौर कर लो कि इस जगह पर और इस जगह पर दोनों कीमतें एक जैसी हैं, ऐसा ही है, Yes. ऐसा ही है। sir अब इसके Yes, शुरू sir. में लिखा है हाफ, इसके शुरू में लिखा है 1, यानी ये दोनों हाफ एक में से माइनस हो जाएगा। तो बोलिए कि अगर हाफ एक में से माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, Half. -half माइनस का हाफ -half बच जाएगा। और माइनस का हाफ कौन बचेगा, जेड ई स्क्वायर Z अपॉन square आर। upon R सही है बेटे, यहाँ पे जरा फोकस करें, मैं 2 मिनट रिलैक्स करता हूँ, अजानें हो रही, आपकी तब भी वॉइस है, मेरी तब भी वॉइस है, तो होप कीजिएगा। जी बच्चों, स्क्रीन पे देखिए जरा सारे खड़िए। मैंने यहाँ Yes, sir. रेफरेंस दिया है आफ्टर दिस इक्वेशन नंबर 3 वी हैव रेडियस की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। r की इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में बेटे यहाँ सिर्फ r नीचे मौजूद है डिवीजन में, r की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी। बोलिए यहाँ तक सबको क्लियर है। Yes, sir. yes sir अब मैं इससे आगे बात करने जा रहा हूँ। देखो, एक तो ये मेन फ्रैक्शन है, उसके नीचे फिर एक और फ्रैक्शन है। इस सूरत हाल में ये होगा कि ये फ्रैक्शन के बाद जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन है
ये सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात पता है आप सब लोगों को? यस सर। अब मैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बोलिए? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब जरा कैंसिलेशन पे फोकस करें, क्या कैंसिलेशन में करने जा रहा हूँ। एक तो ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है। यस सर। इट विल बिकम्स व्हाट? 2 -2 पाई स्क्वायर एम जेड 2 आ गए तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला जेड, यस सर। ये वाला जेड, जेड स्क्वायर हो गया। एम भी मैंने लिख दिया। ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा बोलिए? ई की पावर 4 नीचे क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई कि किस तरह से मरियम फाइनली अपना माइक ऑफ कर लें, शायद पीछे कुछ आवाजें कर रहा है। जी बेटे, ये मैंने एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो मुकम्मल कर दी। इसे देख लें जल्दी से, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर मैं आगे मूव करूँगा। क्लियर है सबको? जवाब दीजिएगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। मोस्ट ऑफ यू आप इसको समझ चुके। अब मैं इससे आगे काम करवाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और भी गौर कीजिएगा, यहाँ z की जगह पे अगर k ले लिया जाएगा तो वो भी दुरुस्त पाया जाता है, और अगर z ले लिया जाता है तो ये भी दुरुस्त पाया जाता है। सिर्फ आपको तब्दीली ये करनी होगी, जब आप यहाँ पर k कंसिडर करते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में भी आप यहाँ पर k लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Are you listening me students? यस सर। देखिए अगर आप के लोगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो वो भी फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, इसी फार्मूले को के की टर्म में भी लिख देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन फिर ना रहे। हम दोनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन के केस में इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वही हमारे लिए के होता है। -2 पाई स्क्वायर एम, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई की पावर 4, अपॉन में यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। ये दोनों एक हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस जेड और के को हम आपस में डिसाइड खुद कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, आगे बात करूँ मैं? सर z की वैल्यू तो 9 है ना? बेटे के अगर आप यूज करते हैं ना तो के क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप इसको पुटअप करते हैं मेरा ख्याल में ये इसकी वैल्यू है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं होगा, इसको चेक कर लीजिए आप। यही है वैल्यू? यस सर। ओके सर फिर हम उसकी जगह k की जगह z कैसे पुट करेंगे? z तो हमारे पास एटॉमिक नंबर। बेटे हम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम एटॉमिक नंबर पुटअप करते हैं ना तो फिर हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो बदल जाता है। फिर बाकी कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो भी बदलना शुरू हो जाएंगी। अपने अपने सिस्टम में हर वैल्यू अलग होती है, समझ रही मेरी बात?
अगर एटॉमिक नंबर आप पुट अप करेंगे तो फिर आपकी जो वैल्यूज है वो सीडीएस में चली जाएंगी, फिर एमकेएस में या ऐसा इनमें नहीं जाती। इसलिए मैं आगे मूव करता हूँ कि टॉपिक को। अगर आप लोगों ने कहीं और या कॉलेज की टीचर ने आपको के लेके काम करवाया है तो आप के ही ले लें, ताकि आपकी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन फिर ना हो। अब मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ें मालूम करने को होती है। एक रेडियस, दूसरा एनर्जी, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा वेवलेंथ और पांचवा वेव नंबर। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये आपका नंबर 3 होगा। वेव लेंथ के लिए हम काम करेंगे, तो मैं इसको मेन हेडिंग दे देता हूँ ताकि हम आगे काम कर सकें। अच्छा, स्टूडेंट तवज्जो दीजिए। अकॉर्डिंग टू बोहर्ट्ज़ मॉडल, बोहर्ट्ज़ का जो मॉडल है वो हमें क्या बताता है? बोर का मॉडल हमें ये कहता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो यूँ है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ, तो वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दी ऑर्बिटल रिलीज करता है। यानी डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो E2 माइनस E1 होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोहर ने कहा है। अच्छा, इसी तरह से प्लैंक्स ने भी कुछ कहा हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने क्या कहा हुआ है जी, अब उसको देखते हैं हम। प्लैंक सेट के हमारे पास जो डेल्टा ई है वो एच न्यू के बराबर है। बेटे हेडिंग में वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक साथ ही डिटरमिन होते हैं, तो इसलिए हेडिंग कंप्लीट आप मूव कर लीजिएगा। ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं कंपेयर कर लूँ इन दोनों को, अगर मैं कंपेयर कर लूँ
तो एच न्यू बराबर आ जाएगा E2 माइनस E1 के। अच्छा बच्चों इसके अंदर मैं कहता हूँ ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3, बट वी हैव, हमारे पास है क्या है कि एनर्जी का फार्मूला अभी हमने जो डिराइव किया तो वो क्या आया था, माइनस में था, 2 माइनस था, हाफ पाई स्क्वायर था, आगे क्या था, पाई स्क्वायर एम था, जेड स्क्वायर या के स्क्वायर ले लें आप यहाँ पे, और ई की पावर 4 ले लें। अपॉन में आपके पास आ रहा था एन स्क्वायर और साथ में क्या आ रहा है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा बच्चों यहाँ पर अगर मैं E1 कहूँगा तो E1 में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ n पे आएगी और किसी पे नहीं आ सकती, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट हैं। ये मैं अपॉन यूँ कर रहा हूँ, n1 का स्क्वायर हो जाएगा और h का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से E2 की जो वैल्यू है वो भी -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो एच न्यू बराबर आ जाएगा, यहाँ आएगी E2 माइनस, यहाँ क्या आएगा E1, और E2 हमारे पास जो वैल्यू है E2 की वो है -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में आएगा n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। इसी तरह से करूँ, ये 2 था ना पहले, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर होगा -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में आएगा n1 का स्क्वायर और साथ में आएगा h का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि आपके पास इन दोनों को गौर से देखो, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में आएगा n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में आएगा n1 स्क्वायर और h स्क्वायर। बच्चों इन दोनों के अंदर सिवाय n1 और n2 के कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कॉमन है। जो कॉमन है वो मैं बाहर लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ आएगा 1/n1 का स्क्वायर और माइनस में आएगा n2 का स्क्वायर। मैंने प्लस को पहले लिख दिया और माइनस को बाद में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर। क्लियर है ये? यस सर। ओके बेटे, यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो h जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ है वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर वाले h को क्यूब में कन्वर्ट कर देगा। ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू h क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी के लिए। इस पर कोई एतराज़ है किसी को? कभी पूछो बेटा, कोई भी क्वेश्चन है पूछिए। जी आगे काम करूँ मैं? यस सर। आवाज़ का इशू आ रहा है मेरा? नो सर। ओके
इनसे बेटे आगे मैं काम करता हूँ, इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं आप। अच्छा जी बेटे, यहाँ पर आपको आगे मैं जो काम करवा रहा हूँ वो वेवलेंथ का है, और अब तक जो हुआ वो फ्रीक्वेंसी का था। सिंस हमारे पास फार्मूला होता है v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू c, या इसको हम बेसिक फार्मूला भी ले सकते हैं, u इज इक्वल टू आप लोगों ने ये फार्मूला फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि न्यू जो है वो c अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। पढ़ा हुआ या नहीं ये बताओ पहले, जवाब दो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा बेटे, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, मैं एक और लिंक भेजता हूँ, फिर इसको मुकम्मल करते हैं। ओके, यहीं से बात मैं आगे शुरू करूँगा। मैं एक और लिंक आप लोगों को भेज रहा हूँ।